दोस्तों नमस्कार। ना कोई गिला शिकवा रखिए और ना ही किसी मुगालते में रहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको लेकर जब खुला शोर संसद के भीतर और बाहर होने लग जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों को लेकर उसकी दुहाई खुले तौर पर हर कोई देने लग जाए तो दो ही सवाल बचता है। पहला सवाल यह है कि इस वक्त भारत की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है, और दूसरा सवाल यह है, अगर भारत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवाल है और देश के भीतर भारत की आर्थिक नीतियों तक को लेकर सवाल है, तो दोषी कौन है? और यह सवाल पहली बार पार्लियामेंट के भीतर खुले तौर पर राहुल गांधी ने यह कहकर जब उठा दिया कि इस देश के 140 करोड़ लोगों का भविष्य प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया है। यह आरोप नहीं है, यह खुले तौर पर उन तथ्यों के आश्रय रखने की बात है जिसका जिक्र इससे पहले पार्लियामेंट के भीतर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि विपक्ष को बोलने की इजाजत नहीं थी। विपक्ष का मतलब यहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जिक्र करना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो घटनाक्रम बदलते चले गए और उसके बाद आज जब बजट पर राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो उस पूरी प्रक्रिया में दो बातें एक झटके में हो गई। पहली बात, यह देश अगर सरेंडर हुआ है तो वो प्रधानमंत्री मोदी का सरेंडर नहीं है। भारत के किसान, भारत के इंजीनियर, भारत का एमएसएमई, भारत की इकोनॉमी और भारत का भविष्य सब कुछ दांव पर इसलिए लगा है क्योंकि उसको संभालने वाली राजनीतिक सत्ता के सामने एक ऐसा कटघरा खुद को लेकर बन चुका है जहां पर अगर वो समझौता नहीं करें तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। यानी पहली बार प्रधानमंत्री मोदी सरेंडर नहीं हुए हैं, यह देश सरेंडर कर दिया गया है। और शायद यही वो वजह है कि उसी वक्त दिल्ली पुलिस भी सक्रिय हो जाती है, उसी वक्त पीएमओ भी सक्रिय हो जाता है, उसी वक्त गृह मंत्रालय वह भी सक्रिय हो जाता है, क्योंकि जिन आधारों का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर हो रहा है उस पर खामोशी कौन बरतेगा और खामोशी बरतने के लिए कौन से उपाय किए जाएं, तो एक झटके में एक एफआईआर दर्ज होती है। यह एफआईआर भारत के सेनाध्यक्ष रहे नारवानी की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, वह किताब की शक्ल में कैसे आ गई? इस पे सिर्फ आईटी एक्ट ही नहीं लगेगा क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको क्लियरेंस नहीं दिया है, तो फिर यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, यानी सेक्शन 61 भी इसमें जोड़ दिया गया। एक नोटिस पब्लिशर को थमा दिया गया, पेंगुइन को थमा दिया गया। और अगली पहल क्या राहुल गांधी की दिशा में जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट के भीतर जिन 3 बड़ी बातों का जिक्र किया वो बातें सीधे तौर पर भारत के भीतर कैबिनेट मिनिस्टर, भारत के भीतर प्राइम मिनिस्टर, भारत के भीतर के कॉरपोरेट्स, इनके नेक्सस और उसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब दुनिया भर के भीतर अलग अलग केस और एब्स्टेन फाइल को लेकर चर्चा शुरू हो चली है, तो बड़ा सवाल यह भी आकर खड़ा हो गया, जो देश चला रहा है दोषी तो वही होगा। इससे पहले कभी बोला नहीं जाता था और समूचे विपक्ष के सामने जब राहुल गांधी ने खुले तौर पर यह बतलाना शुरू किया कि अगर ट्रंप के साथ डील होनी ही थी तो अगर हम सत्ता में होते या फिर इंडिया अलायंस को अगर वो समझौता करना पड़ता डील को लेकर, तो उसमें हम कभी भी ऐसा समझौता नहीं करते कि भारत की एनर्जी, भारत का डाटा, भारत की फूड्स और भारत का वो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही एक झटके में अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। यह स्थिति होती ही नहीं। यानी विपक्ष ने भी यह सोचा नहीं होगा कि दरअसल वह तो विपक्ष में बैठा है, लेकिन राहुल गांधी आज इस आधार पे अपनी बातों को रख रहे थे कि अगर हम होते तो यह डील कैसी होती, और जो डील हुई है वो सिर्फ एक व्यक्ति के सरेंडर के जरिए इस देश का सरेंडर कैसे हो गया। हमें लगता है इसके फैक्ट्स
पर आ जाएं, उससे पहले आज जो जिक्र राहुल गांधी ने कहा, इस देश को आपने बेच दिया। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. दरअसल ये आरोप पार्लियामेंट के भीतर बजट पर बोलते हुए यूं ही नहीं लगाया गया। जिन बातों का जिक्र तथ्यों के साथ हो रहा था, उसमें पहली बार राहुल गांधी ने जिक्र जब इकोनॉमिक सर्वे का किया और कहा कि इकोनॉमिक सर्वे जो बजट से 2 दिन पहले रखा जाता है, उसमें इस देश की और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जियोपॉलिटिक्स कैसे चल रही है, वहां पर कितना गहरा संकट है, अमेरिका के सामने अपने डॉलर, अपनी इकोनॉमी को लेकर क्या संकट है, भारत के सामने अपनी एनर्जी को लेकर क्या संकट है, इन तमाम फैक्ट्स को रखते रखते जब इन बातों का जिक्र होने लगा कि क्या अमेरिका के साथ हुई डील और जो बजट बनाया गया उसके तौर तरीके भारत की अपनी इकोनॉमिक सर्वे से हटकर है, इसकी बारीकी को अब इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि हर कोई जानता है कि भारत की करेंसी इस वक्त पूरे एशियाई देशों में सबसे कमजोर है। डॉलर के मुकाबले ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी, यानी अमेरिका डॉलर को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इस बात से भारत की फाइनेंस मिनिस्टर भी वाकिफ हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी वाकिफ हैं, और भारत तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उस ब्रिक्स के साथ खड़ा है जो ब्रिक्स आज से नहीं, 2024 में अक्टूबर के महीने में जब कजान में बैठक हो रही थी ब्रिक्स की, वहां पर यह सवाल उठा था कि डॉलर के मुकाबले एक अल्टरनेटिव करेंसी को खड़ा किया जाए, और अल्टरनेटिव करेंसी का जिक्र होते ही जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए, उन्होंने चिताया कि कोई भी अल्टरनेटिव करेंसी का जिक्र नहीं करेगा, यानी डॉलर के वर्चस्व को कोई चुनौती नहीं देगा। हो सकता है यह बात आई गई हो गई हो, लेकिन अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स की बैठक और फिर फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप के साथ खड़े होकर $500 बिलियन की उस द्विपक्षीय व्यापार पर सहमति जताना कि 2030 तक हम उस दिशा में चले जाएंगे, और उन सब के बीच जब इकोनॉमिक डील होती है, ट्रेड डील होती है, तो उसमें अमेरिका का बकायदा व्हाइट हाउस के जरिए जो फैक्ट शीट जारी होती है, उसमें कहा जाता है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का माल खरीदेगा। जो दिशा निर्देश थे उसमें 3 बातें बड़ी मायने रखती हैं, जिसका जिक्र आज पार्लियामेंट के भीतर भी हो रहा था। पहली बात तो यह है कि डॉलर को चुनौती देने के लिए भारतीय करेंसी कहां पर खड़ी है। दूसरी बात थी कि इस दौर में जो भारत के 140 करोड़ लोग हैं, उनका जो डाटा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अमेरिका को कैसे दिया जा सकता है। उस दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए असल लड़ाई डाटा की है, वह भी इस डील में दे दिया गया। तीसरी परिस्थिति थी कि जो भारत के पास जो एनर्जी है उसका जिक्र तो हर बार किया जाता है कि यह भारत के लोगों के अनुकूल ही सारी सौदेबाजी होगी, लेकिन उस डील में जब बताया जाता है कि भारत एनर्जी कहां से ले, ऑयल कहां से ले, गैस कहां से ले, तब यह सवाल खड़ा होता है कि आपने डाटा भी दे दिया, आपने डॉलर के सामने झुक भी गए, आपने इस दौर में एनर्जी को भी उन्हीं के दिशा निर्देश पर खुद को खड़ा कर लिया। और चौथी बड़ी चीज थी कि क्या वाकई फूड भी आपके हिस्से में रहेगा, यानी भारत के एग्रीकल्चर भी बचेगा या नहीं बचेगा। तो फूड को लेकर भी कल ही जो फैक्ट शीट सामने आई है अमेरिका की, जो व्हाइट हाउस से जारी हुई है फैक्ट शीट, उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि अमेरिका के सभी इंडस्ट्रियल गुड्स, अमेरिका के फूड्स, अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ भारत लगाएगा, और इसके बाद जो भी माल भारत के बाजार में आएगा, वो चाहे डिस्टिलरी ग्रेन हो, चाहे रेड
सॉर्गन फॉर एनिमल फूड, यानी जो लाल जानवरों के लिए जो अनाज होता है वो हो, जो ट्री नट्स हो, जो फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फूड हो, जो सोयाबीन तेल हो, जो वाइन हो, स्प्रिट हो, और बात होते होते दालों पर भी चली गई। यानी सब कुछ अमेरिका का माल भारत में आएगा 0% पे, जो इससे पहले दाल में ही आई है तो 10% लगता था। और इसके ठीक पैरेलल में जो फैक्ट शीट जारी की गई उसमें यह भी बताया गया कि भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई स्पेस अमेरिका में नहीं है, क्योंकि भारत के टेक्सटाइल को सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश और उसके बाद वियतनाम से मिलती है। बांग्लादेश का टेक्सटाइल 0% पे है और भारत का टेक्सटाइल 18% पे है। तो उस बाजार में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर टिकेंगे कैसे? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के सरेंडर होने की है, या उससे हटकर पहली बार इस देश के लोगों को, उनके भविष्य को सिर्फ 2-3 मुद्दों के आसरे दांव पर लगा दिया गया? उसमें एक जिक्र एप्स्टीन फाइल का है, जिसमें नाम प्रधानमंत्री मोदी का आया जरूर, लेकिन उसको बकवास एमईए ने करार दे दिया। कोई तस्वीर ना आए, या आने वाले वक्त में जो 3 मिलियन कॉपीज और पड़ी हुई है उसमें भारत के प्रधानमंत्री का जिक्र ना हो। क्या यह वजह? इसका जिक्र भी राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो उस एप्स्टीन फाइल में जिक्र है, वो अनिल अंबानी का नाम भी आज पार्लियामेंट में उठा। ये कहते उठा कि उनका नाम है, लेकिन वो जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह उस कॉकस का हिस्सा है। कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप पुरी का भी नाम है, लेकिन उस पर कोई खामोशी हर कोई बरते हुए है। तो क्या यही वजह है एप्स्टीन, या फिर इससे हटकर एक दूसरी वजह है? वो वजह अमेरिकी अदालत में अडानीज के खिलाफ चल रहा वो मामला है। दरअसल वो मामला अडानीज के खिलाफ नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर है। राहुल गांधी इन तमाम बातों का जिक्र बिना लाग लपेट करते चले गए। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर, सर 2 चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. It is targeted, sir, at the financial network of the BJP, at the financial architecture of the BJP. Speaker, sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल, यानी ये बात तो थी कि राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलेगा तो वह सरकार को उस कटघरे में खड़ा कर देंगे जिस कटघरे को लेकर फुसफुसाहट दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक है। लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि इस दौर में पहली बार सवाल यह भी आएगा कि भारत के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया। उस भारत को जिसको 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी विकसित देश बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि ठीक इसके समानांतर एक दूसरी पहल शुरू होती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी को इसलिए नहीं बोलने दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री की वह छवि ही धराशायी हो रही थी जिसका जिक्र नरवाने ने अपनी किताब में किया था। और क्या कुछ हो रहा था चीन के सैनिकों के सामने, और सरकार निर्णय क्यों नहीं ले पा रही थी, और नहीं निर्णय लेने के बावजूद भी सरकार जब सीना ठोक कर कहती है कि वह दरअसल एक निर्णायक सरकार के तौर पर पहली बार भारत में कोई बना है, यानी नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कोई नहीं था, सिर्फ वही है, तो वो छवि धराशायी हो जाती। तो इसके ठीक समानांतर इसी वक्त जब पार्लियामेंट में यह पूरी चर्चा चल रही है, उसी वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक एफआईआर दर्ज कर लेती है। वो एफआईआर उस किताब को लेकर है कि दरअसल स्पेशल सेल कहती है कि आईटी एक्ट के तहत क्या कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 61 जुड़ जाता है और कहा जाता है कि यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जिसके तहत वो किताब राहुल गांधी के हाथ में आ गई।
तो उसमें पहले नंबर पर नोटिस दिया जाता है पेंगुइन रैंडम हाउस को, जहां से यह किताब छपी है। और अगला सवाल सक्रिय कर देता है, इस देश के गृह मंत्रालय के अधीन ही दिल्ली पुलिस आती है और प्रधानमंत्री पर सीधे निशाना साधते हुए जब खुले तौर पर यह आरोप राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर लगाते रहे कि दरअसल उन्होंने भारत माता को ही बेच दिया, तब यह सवाल बड़ा हो गया, क्या सरकार की अगली कार्रवाई अब राष्ट्रपति अभिभाषण के वक्त जिस तरीके से स्पीकर के जरिए बोलने का मौका राहुल गांधी को नहीं दिया गया, तो क्या नई परिस्थिति में राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि जैसे ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का शब्द जोड़ा गया और सेक्शन 61 जोड़ा गया, तो वो बात पेंगुइन रैंडम हाउस से आगे निकल गई। और चूंकि इस किताब को लेकर जिन बातों का जिक्र कैबिनेट मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के भीतर बाहर कर रहे हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता कर रहे हैं, और तमाम बातों के जरिए जो पेंगुइन इंडिया की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई और उसी रिलीज को अपने विचार के साथ जोड़ते हुए नारवाने ने भी जोड़ दिया कि हां अभी तक यह रिलीज नहीं हुई है, तब बड़ा सवाल यह आया कि अगर नियम कायदों को परखें और इस एफआईआर की कॉपी को परखें तो एक बात सामने आती है कि अगला नोटिस राहुल गांधी के पास जाएगा। कितने घंटे लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, इंतजार करना होगा, क्योंकि नोटिस के बाद की परिस्थितियां गिरफ्तारी की दिशा में जाती है। लेकिन एक क्षण के लिए फिर लौटिए पार्लियामेंट के भीतर और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर दिल्ली के भीतर दिल्ली पुलिस की सक्रियता, होम मिनिस्ट्री की सक्रियता, प्रधानमंत्री कार्यालय की सक्रियता क्यों बढ़ गई। दरअसल पार्लियामेंट के भीतर इससे पहले तमाम आरोप जो भी लगाए गए वो प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को लेकर राहुल गांधी ने कई बार निशाना साधा है, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री का पद और उस पद के आश्रय इस देश के साथ खिलवाड़ की परिस्थितियां, जिसमें देश का भविष्य ही दांव पर लगा देने की स्थिति का जिक्र जब राहुल गांधी खुले तौर पर यह बताने लगे कि दरअसल इस देश में जो भी डाटा है वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, जो भी ट्रेड है वह भी आपने उन्हें दे दिया, जो एनर्जी है वह भी दे दिया, जो एग्रीकल्चर है वह भी दे दिया, और जो भारत की अपनी करेंसी का जिक्र है वह भी दे दिया। इसका मतलब है इस देश को ही आपने सरेंडर करवा दिया है। So this is a wholesale surrender. And it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture on which there is a case in the United States. He has surrendered. ये सिचुएशन डेंजरस क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत इस वक्त दुनिया के तमाम विकसित देशों के साथ उन संगठनों में खड़ा है जहां पर हर संगठन दूसरे संगठन को शक की निगाहों से देख रहा है। मसलन क्वाड में भी भारत है, जो अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, उनके निशाने पर चीन है। दूसरी तरफ भारत एससीओ का सदस्य भी है, जो एक लिहाज से जहां चीन की ही तूती बोलती है। और तीसरी परिस्थिति में जब रशिया अब खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहा कि अमेरिका उसकी इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ कर रहा है और भारत जैसे देशों को बरगला रहा है या उन पर अपनी हुकूमत दिखाना चाह रहा है, तो फिर भारत उस ब्रिक्स की अगुवाई भी 2026 में करने वाला है, जहां पर इस बात का खुले तौर पर जिक्र भी हो रहा है कि डॉलर के मुकाबले क्या अपने अपने देशों की करेंसी, और खुद भारत के भीतर रिजर्व बैंक ने ब्रिक्स को लेकर जो एजेंडा तैयार किया है उसमें कहा है कि हम डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में आपस के देशों का ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका को लेकर भारत का रुख क्या होगा। वो भारत के आधार पे ही विश्व में सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यानी जब वर्ल्ड ऑर्डर डगमगा चुका है तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश कौन है, यह सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीन नई दिशा में खड़ा हो चुका है।
तब यह सवाल है कि भारत के साथ अगर चीन जुड़ जाता है या भारत चीन के साथ जुड़ जाता है तो एक झटके में दोनों देशों की जो जनसंख्या है, तकरीबन दोनों की 140-150 करोड़ की जनसंख्या दोनों देशों की है। यह डाटा दोनों देशों के जरिए दुनिया पर अपनी स्ट्रेंथ के साथ अगर रखा जाएगा तो अमेरिका कहीं टिक नहीं पाएगा। यही मार्केट है, यही इकोनॉमी है। और जब इकोनॉमिक वार ट्रेड डील के जरिए अमेरिका ने उसको एक वेपनाइज तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दिया, तब अगला सवाल है, अगर भारत के भीतर की पॉलिटिक्स आने वाले वक्त में भारत की आर्थिक नीतियों को लेकर अब पार्लियामेंट के भीतर यह बताने चली है कि अगर हम होते तो भारत के डाटा को लेकर, भारत की एनर्जी को लेकर, भारत के फूड को लेकर, भारत की करेंसी को लेकर कोई समझौता नहीं करते। गंभीरता इस रूप में भी समझिए कि पहली बार पार्लियामेंट के भीतर संसदीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको वह ऑथेंटिफाइड करें, यानी बताएं सदन में कि यह सब कुछ सही है, उन दस्तावेजों को रखें। और एक झटके में राहुल गांधी ने कहा ठीक है, मैं इनको ऑथेंटिफाइड कर देता हूं, यानी तमाम दस्तावेज सदन के पटल पर वो रख देते। इसकी गंभीरता को चेयर ने समझा तो स्पीकर की चेयर पर बैठे हुए चेयर ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो नहीं कहा, यह तो संसदीय मंत्री कर रहे हैं, यानी उन दस्तावेजों को संसद के पटल पर भी ना रखा जाए। इस स्थिति में सरकार आकर खड़ी हो गई। सुन लीजिए, देख लीजिए। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir, I will authenticate right now. I've got it. You have to Because sir, let me authenticate. kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly you Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. that you have to just give in advance and that you have No, to no, sir, submit. I will Then you authenticate have- right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं I मांग will say it and then I will give it. नो मिस्टर राहुल जी I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। Sir, you अभी have आप asked to authenticate. जिस तरीके से यह समझौता हुआ है उसमें कोई अमेरिका की तरफ से कोई सहयोग का भी जिक्र नहीं है। और उसमें जिस बात का जिक्र किया गया है, जो फैक्ट फाइल जारी की गई है, उसमें खुले तौर पर कोई कमिटमेंट अमेरिका की तरफ से नहीं है। वो जब चाहे तब चीजों को रोक सकता है, बंद कर सकता है। यानी भारत के भीतर इस वक्त मौजूदा राजनीतिक सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 240 सीटों के साथ खड़ी है। और अगर बीजेपी से हटकर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देखें और सबको मिला दें तो सब बहुमत में आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त एनडीए के गठबंधन के भीतर चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी और नीतीश कुमार की मौजूदगी सबसे बड़ी है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अब खुले तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ऐसी डील तो करते ही नहीं। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक मैसेज है कि भारत की राजनीति जिस दिन उल्टेगी उस दिन उस राजनीति को साधने वाले अमेरिका के साथ ऐसी डील नहीं करेंगे। और जो उनके पुराने पारंपरिक रिश्ते रूस के साथ रहे हैं, एनर्जी को लेकर रहे हैं, भारत के किसानों को लेकर रहे हैं, इन तमाम परिस्थितियों में जो मौजूदा वक्त में भारत को दांव पर लगाया गया, हम उससे बाहर निकाल लेंगे। यह मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन पावर सेक्टर्स के लिए है जो पावर सेक्टर्स अभी भी सोचते हैं कि हम दुनिया को चलाते हैं। और इन सब के बीच अगला बड़ा सवाल भारत के उस कॉरपोरेट को लेकर है जो कॉरपोरेट का पैसा भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमी में कन्वर्ट होकर इस वक्त कम से कम बीजेपी के जरिए भारत की राजनीति को हाँक तो रहा है। और यही वो वजह है जहां पर तमाम कॉरपोरेट्स का जिक्र करने से भी आज पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के नेता घबराए नहीं और उन्होंने खुले तौर पर बतलाया कि क्यों अडानी के खिलाफ मामला अमेरिका में खुला है। और उसका दूसरा सच यह भी है कि बांग्लादेश में भी अडानी के खिलाफ मामला खुला है। क्यों इस देश के भीतर में अनिल अंबानी जेल नहीं जा पा रहे हैं। और जो एप्स्टीन फाइल में लिखा हुआ था वो मैसेज क्या था कि भारत के भीतर के तमाम
जो भी कानून को समझने और इंप्लीमेंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वह भी नतमस्तक क्यों हो गए, और जिस वक्त राफेल डील हो रही थी उस समय अनिल अंबानी की कंपनी कैसे उसमें जुड़ गई थी। यानी भारत की अंदरूनी राजनीति अगर पलटती है तो अंतर्राष्ट्रीय तौर के बड़े प्लेयर्स के लिए एक नई परिस्थिति भारत को लेकर जन्म ले लेगी। और मौजूदा वक्त में अमेरिका के साथ जो डील हुई है उस डील को लेकर मौजूदा राजनीतिक सत्ता प्रधानमंत्री को बचा रही है, जिसका जिक्र राहुल कर रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करके इस देश के भविष्य को दांव पे लगाया जा चुका है, जिसका जिक्र हो रहा है। यह परिस्थिति इससे पहले इस देश की पार्लियामेंट के भीतर कम से कम खुलकर तो कभी नहीं बोली गई। और शायद इसीलिए आखिर के दो बड़े सवाल खुले तौर पर इसका ऐलान करते हैं कि भारत में जो राजनीति बीजेपी के साथ खड़े होकर एनडीए के सहयोगी दल जो कर रहे हैं, क्या उनके सामने भी अब यह मैसेज है कि आने वाले वक्त में वह जिस रास्ते को बनाना चाह रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए है, देश के लिए नहीं है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अपनी योजनाओं के लिए कल भी दिल्ली में थे और खुश थे कि वो जितना पैसा मांग रहे हैं वो पैसा उन्हें मिल रहा है। नीतीश कुमार भी खुश हैं, जो वो चाहते थे उस लिहाज से वो बिहार को चला रहे हैं। लेकिन अगर ये मैसेज बड़ा हो जाएगा तो खतरे की घंटी तो हर उस राजनीतिक दल के लिए होगी जिस राजनीतिक दल के कोई भी कारोबार कॉरपोरेट के साथ और उनके अपने वोट बैंक का दायरा उनके अपने राज्य के उन लोगों के बीच होगा जो मिडिल क्लास हो, जो एसएमएसी जुड़ा हो, जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो। ये तमाम सवाल तो उठेंगे ही। यानी पहला सवाल भारत के भीतर एक अंदरूनी परिस्थितियों को डिगाने वाला है, और दूसरी परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका के खिलाफ खड़े उन देशों की जो सोचते हैं कि भारत उनके साथ खड़ा हो जाएगा, वह एक नई परिस्थिति को बना रहे हैं। इस शर्त पर क्या वो आगे बढ़ जाएंगे और भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में दखल देने की स्थिति में आ जाएंगे, या फिर पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स अब खुले तौर पर यह कह रही है कि दरअसल वह खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत को नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक पद है, अन्यथा भारत का हित इस तरीके से बेचा नहीं जाता, इस तरीके से समझौता डील नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।